नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टोरी केयर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने जो है पिछले कहीं वीडियोस में जो है रीट के मॉडल पेपर सॉल्व किए थे। और एक बार फिर से जो हम न्यू मॉडल पेपर्स के साथ में हाजिर है आपके सामने, ठीक है। तो अब से जो है हम डेली आप लोगों के सामने जो है मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो है आज हम मॉडल पेपर नंबर 1 को देखेंगे। और इसी प्रकार से आपको जो है डेली अब मॉडल पेपर की क्लासेस इस चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिएगा कि आपके जो है इन क्वेश्चनों में से कितने राइट हो रहे हैं और कितने जो है रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। इसका जो है आपको वीडियो एंड होने के बाद में कमेंट करके अवश्य बताना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा जो है वीडियो, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सवाई माधोपुर में पाए जाने वाला बलुआ पत्थर निम्न में से किस समूह से संबंधित है? क्या भीलवाड़ा सुपर समूह, अरावली समूह, दिल्ली सुपर समूह या फिर विंध्यन सुपर समूह? तो सभी जो है अपना जो है आंसर आप खुद बताने की कोशिश करें कि इसमें जो है क्या ए रहेगा, बी रहेगा या फिर सी या फिर डी। इस प्रकार से आप जो है एनालिसिस स्वयं करें कि आपका जो क्वेश्चन राइट हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अरावली समूह में जो है क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आंसर हो जाएगा? अरावली समूह। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि किस किस जिलों में, तो ध्यान रखिएगा अलवर, अजमेर, उदयपुर में जो है शिष्ट और मिश्रित निश्चित तथा चूना पत्थर तथा सवाई माधोपुर में बलुआ पत्थर और अरावली में जो है सिस्टम से जो संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के किस क्षेत्र से विशाल सीमा ब्रज गुजरता है? ऑप्शन से आपके भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाई माधोपुर और धौलपुर, उदयपुर व बूंदी, डूंगरपुर या फिर सिरोही। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो क्या पूछा गया है कि राजस्थान के किस क्षेत्र से विशाल ब्रज गुजरता है, तो ध्यान रखिएगा ये किस रोज गुजरेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सवाई माधोपुर और धौलपुर इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना आपको, ये जो सीमा ब्रज किससे गुजरेगा? सवाई माधोपुर और धौलपुर, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है इसमें आपको बताना है। तो कौन सा होगा? क्या दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूर्व? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। यानी कि अरावली का जब भी आपसे पर्वतमाला का जो है विस्तार पूछा जाए तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उपविभाग नहीं है, ठीक। तो बताइए क्या शुष्क रेतीला प्रदेश, लूणी मैदान, शेखावटी प्रदेश या फिर बनास बेसिन? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है ये तीनों तो इसमें क्या है? शामिल है। बाकी इसमें जो है 4 जो ऑप्शन दिया गया है बनास बेसिन, ये इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बनास बेसिन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि बनास बेसिन है वो किस हिस्से में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है पूर्वी मैदानी का हिस्सा है, ठीक है। किस में आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश में आएगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि मरुस्थलीय प्रदेश को जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है मरुस्थलीय प्रदेश को? तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से है? तो पहला तो है रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान, जिसे राजस्थान बांगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? 4 जो है ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से जो है असंगत आपको बताना है, ठीक है। एक तरफ जो है बालू का स्तूप और एक तरफ जो है जिले दिए गए। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि पवनानुवर्ती, ठीक है, जो कि जिले दिए गए हैं जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में बरकान दिया गया है, तो बरकान में क्या है? पालेरी, लूणकरणसर, ओसिया। तो बिल्कुल ये भी सही बात है। उसके बाद में दिया गया है कि अनुप्रस्थ में रावसर, जोबनेर, सीकर। तो ये केस में गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिया गया है ये इसमें क्या है? गलत है। उसके बाद में अवरोधी का जो दिया गया है, अवरोधी में क्या दिया गया है कि पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर और बीचून की पहाड़ी। तो ये भी इसमें क्या है? सही हो जाएगा। तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अनुप्रस्थ जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसका जो निर्माण है दीर्घ काल की जो हवाएं होती है उसमें होता है, ठीक है। दीर्घ काल में जो हवाएं चलती है उससे जो है इनका निर्माण होता है। और ये जो है तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा बीकानेर, हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के जो रावसर और हनुमान श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन जिलों में जो है इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से जो है ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकलउड फॉसिल पार्क स्थित है, ठीक है। आकलउड फॉसिल पार्क कहाँ है? क्या जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो इसका तो लगभग आपको सभी को आंसर याद होगा, क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जा चुका है। तो सही आंसर आपने अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया तो बिल्कुल सही देगा, ठीक है। जैसलमेर इसमें राइट आंसर होगा। ये जो राज्य में करोड़ों वर्ष पुराने काष्ठ जीवाश्म जैसलमेर के निकट आकल गांव में संरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शुष्क रेतीले मैदान को अन्य भागों से पृथक करने वाली समरेखा है, ठीक है।
क्या 20 सेमी, 25 सेमी, 50 सेमी या फिर 55 सेमी? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 25 सेमी। ठीक है, जो राज्य शुष्क रेतीला मैदान को जो है अन्य भौगोलिक भागों में 25 सेमी रेखा जो है पृथक करती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचभद्रा पंचभद्रा सनवरला कपराना नामक खारे पानी के गर्त स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर हो जाएगा गौड़वाड़ प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, परिहारा जो एक लवणीय गर्त है जो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके के बीकानेर, प्रतापगढ़, चूरू या फिर सीकर। तो ध्यान रखिएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा चूरू। ठीक है, क्या पूछा गया कि परिहारा जो एक गर्त है तो ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा चूरू में स्थित है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? ठीक है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ जो है राजस्थान की पूछी गई है, ना कि कुल इसकी लंबाई पूछी गई है। ठीक है, कुल जब भी बताएंगे तो इसका जो है अलग आंसर आएगा, और राजस्थान की जो जब लंबाई बताएंगे तो इसमें जो है अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो कौन सा जाएगा? 550। ठीक है, यानी कि राजस्थान में तो इसकी लंबाई जो है कितनी है? 550 किलोमीटर है। जबकि अगर ऐसा पूछा जाए कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको कितना बताना है? 692 किलोमीटर जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है, क्या देलवाड़ा, ऋषिकेश, गुरु शिखर या फिर शेर? तो ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा सिरोही जिले में स्थित है। और इसे जो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था। ठीक है, संतों का शिखर जो है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो है गुरु शिखर को कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, संतों का शिखर कहा था। उसके बाद में इसकी जो ऊंचाई है वो भी आपको ध्यान रखनी है। जो गुरु शिखर के लंबा ऊंचाई पूछी जाए आपके, तो इसकी जो ऊंचाई ध्यान रखिएगा 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोरट का पठार स्थित है, ठीक है, क्या उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली या फिर पूर्वी अरावली? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बोरट का पठार स्थित है ये कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी अरावली में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी अरावली क्षेत्र के जो उदयपुर जिले के उत्तरी पश्चिम भाग में, ठीक है, तथा उत्तरी पश्चिम भाग में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो जो पठार होता है उसे जो बोरट के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोरट का पठार किन किन जिलों के मध्य है? तो ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठार होता है उसे क्या कहते हैं? बोरट का पठार के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित विच्छेदित एवं अपरदित संरचना है। ठीक है, यानी कि जयसमंद झील के पूर्व में जो विच्छेदित तथा अपरदित संरचना है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गिरवा, बाकर, लसाड़िया का पठार या फिर बोराट का पठार। तो ध्यान रखिएगा, इसे जो कहा जाता है वो क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि दी गई पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम चुनें। ठीक है, सबसे पहले दिया गया कि ऋषिकेश, तो ऋषिकेश की ऊंचाई जो कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, ऋषिकेश की तो हो जाएगी 1017। ठीक है, 1017 मीटर जो है ऋषिकेश की हो जाएगी। उसके बाद में बिल्लाली दिया गया है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी 775। ठीक है, 775 मीटर जो है इसकी हो जाएगी। उसके बाद में रोजा भाकर दिया गया है, तो रोजा भाकर की हो जाएगी 730 मीटर। ठीक है, 730 मीटर इसकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी माहिरा जी, ठीक है, माहिरा जी दिया गया है, तो इसकी हो जाएगी 933। ठीक है, 933 मीटर जो है इसकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इसमें क्या पूछा गया कि सही अवरोही क्रम बताइए। तो अवरोही जब भी देखेंगे हम तो सबसे पहले एक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1070। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, यानी कि 933 जो कि माहिराज जी की है, फिर सेकंड ऑप्शन और फिर थर्ड, इस प्रकार से हम मिलान करेंगे तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, बर परवेलिया, शिवपुरा, टूरा व देवारी स्थित है, तो ये जो दरें हैं ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये है मध्य अरावली में। मध्य अरावली में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सके कि बर परवेलिया, शिवपुरा, सूरा व देवारी क्या है? तो ये क्या है? दरें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सुमेहनत करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले डोरा पर्वत दिया गया है, तो मिलान की करें सभी अपना अपना, इसमें जो है कौन सा राइट होगा?
सबसे पहले ए में हम देखें तो ए में कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो ए में हम देखेंगे तो ए में हो जाएगा हमारा दोहरा पर्वत जो दिया गया है, ये हो जाएगा जसवंतपुरा, ठीक है। ए में जो है 4 हो जाएगा। फिर हम देखें कि जारोला पर्वत, तो इसमें हो जाएगा हमारा जालोर। सिरावास का दिया गया है, तो सिरावास का तो कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा अलवर में। उसके बाद में नाकोड़ा जो कि सिवाना हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक जब 4 में आप मिलाएंगे तो एक जो है यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद में डोरा पर्वत जो दिया गया है, डोरा पर्वत जसवंतपुरा में, तो ए में 4 तो इसी में मिल रहा है, तो इसमें नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्या पूछा गया है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जो है विस्तृत है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 23.3, ठीक है, 23.3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से पूर्वी मैदान की संरचना नहीं है, ठीक है। क्या चंबल बेसिन, बनास बेसिन, डंग गंगाधर उच्च भूमि, छप्पन का मैदान। तो ध्यान रखिएगा जो इसमें दिया गया है कि डंग गंगाधर उच्च भूमि, ठीक है, तो ये जो है पूर्वी मैदानी का नहीं है, क्योंकि ये जो दिया गया है ये दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि हाड़ों की संरचना है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखा है ये कहाँ आ जाएगा, ये हाड़ोती में यानी कि दक्षिणी पूर्वी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्पाद स्थलाकृति में निम्न में से किस भौतिक विभाग की संरचना है। ध्यान रखिएगा इसमें हो जाएगा हमारा पूर्वी मैदान। अगला नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा बनास बनास के मैदान का ढाल है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि बनास के जो मैदान का ढाल पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन है चारों, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, पश्चिमवर्ती या फिर दक्षिणवर्ती। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ववर्ती जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो है समुद्र तल से जो ऊंचाई पूछी जाए तो क्या है, कितनी होगी, 150 से 300 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई होती है। और इसका जो ढाल होता है वो किधर होता है, तो ध्यान रखिएगा पूर्व की ओर होता है, ठीक। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में स्थित नहीं है, ठीक है। क्या कोटा, झालावाड़, बारा या फिर राजसमंद। तो इसका तो सभी जो है सही बता पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो मैदान का मेवाड़ के अंतर्गत आता है, जबकि कोटा, झालावाड़, बारा और इसके अलावा जो है बूंदी, ये सभी क्या है हाड़ौती में आते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। राजसमंद जो है कि कहाँ आता है, मेवाड़ के अंतर्गत आता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है कि सत्तूर शिखर स्थित है, ठीक है। क्या शेखावटी प्रदेश में, उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठार या फिर मध्य माई बेसिन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में बूंदी की पर्वत श्रेणी का जो है सर्वोच्च शिखर है और इसकी ऊंचाई ध्यान रखिएगा 353 मीटर है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसकी ऊंचाई भी आपको ध्यान रखनी है, कितनी है, 353 हो जाएगी, 353 मीटर। और कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बूंदी में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, गुड़नाल आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है। क्या मोहनगढ़, फतेहगढ़, रामगढ़ या फिर हनुमानगढ़। तो 23 में जिन भी दोस्तों ने यहाँ पे रामगढ़ बताया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो पहाड़ियाँ दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। और इस भाग में जो है 12 जिले में रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो कि घोड़े की नाल की आकृति में मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्प मुख एवं फण के समान आकृति की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। तो कहाँ पाई जाती है, क्या भावता, जाडोल, सेंदड़ा या फिर अचरोल। तो ध्यान रखिएगा ये पाई जाती है सेंदड़ा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। और ध्यान रखिएगा ये कहाँ पड़ता है, तो ये पाली के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। पाली के समीप जो है सेंदड़ा नामक स्थान पड़ता है, जहाँ पर जो है सर्वमुख एवं फण के समान की जो है क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्थान भी आपको ध्यान रखना है, पाली में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन सबसे पहले किसने किया था। क्या एम हेरोन, एस के चटर्जी, जेवी होल्डम या फिर डी एन वाडिया। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी कि ए एम हेरोन के द्वारा जो है ये क्या है, इनका जो है अध्ययन किया गया था, ठीक है। वर्णन भी जो है इनके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखें राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन किया था सबसे पहले वो किसने किया था, ए एम हेरोन ने किया था। और कब किया था, तो 1936 व 1953 के मध्य जो है इन्होंने वर्णन किया था।
क्वेश्चन नंबर 26 है, आगे दिया गया है डेस और पूछा गया है कि सभ्यता स्थल मौर्य काल में भी प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो बताइए मौर्य काल में जो प्रमुख केंद्र कौन सा था? क्या कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर या फिर बालातर? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा बेराट। ठीक है, बेराट सभ्यता जो है मौर्य काल में भी प्रमुख केंद्र था, ये आपको ध्यान रखना है। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि किस सभ्यता स्थल से 36 चांदी की मुद्रा मिली है, जिनमें से 8 पंचमार्क एवं 28 जो है भारतीय यूनानी शासकों की है। ठीक है, तो बताइए क्या 8 से, कालीबंगा से, बेराट या फिर गणेश्वर? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बेराट, जो कि कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। यहाँ से जो है 36 तांबे की मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 किसकी है? तो 8 जो है पंचमार्क की है, जबकि 28 किसकी है? यूनानी शासकों की है। ये आपको ध्यान रखना है कि बेराट इसमें क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कालीबंगा का उत्खनन कितने सत्रों में होता है? ठीक है, यानी कि कितने चरणों में जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 9 इसमें बिल जो है सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा का उत्खनन 1961 से 1969 तक किया गया था। ठीक है, यानी कि 9 चरणों में जो है इसका उत्खनन कार्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो कालीबंगा की जो संग्रहालय बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1985 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 1985 में जो है कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कौन सा साक्ष्य बेराट सभ्यता का स्थल से प्राप्त नहीं है? ठीक है, क्या पूछा गया है कि कौन सा साक्ष्य जो है बेराट सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो ऑप्शन है आपके सामने की नाचता हुआ मोर, सॉरी नाचता हुआ पक्षी, लोहे के कीले, पत्थर की संदूकें, उस तरह के फलक। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर क्या होगा? उस तरह के फलक, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो उस तरह के फलक हैं और मछली पकड़ने के कांटे गणेश सभ्यता से प्राप्त हुए, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिले ये कहाँ से मिले? गणेश सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणेश से मिले, यहाँ से जो है मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिएगा, सभ्यता स्थल जहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले थे। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से स्थलों से जो है सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? ऑप्शन सभी आपके सामने है, कमेंट करना है आपको। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा बेराट और बालातल, इन दोनों स्थानों से जो है सूती वस्त्र के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 2 और 4 जो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ताम्र संचय एवं ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध सभ्यता स्थल क्रमशः है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ताम्र संचय किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगी हमारे गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर को जो है ताम्र संस्कृति सॉरी ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। और ताम्रवती जो पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ताम्रवती कौन सी हो जाएगी? आड़ हो जाएगी। ठीक है, और इसको जो है आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो उत्खनन कार्य किया गया था वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा गणेश्वर आड़। 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक तरफ जो है सभ्यता की कह दी गई विशेषता और एक तरफ जो है बेराट स्थल दिए गए, सॉरी सभ्यता स्थल दिए गए हैं और एक तरफ जो उनकी विशेषता दी गई है, उनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो 11 कमरों वाला जो भवन है, ठीक है, तो ये कहाँ से मिला था? तो ये मिला था हमें बालाथल से। ठीक है, 11 कमरों का भवन प्राप्त हुआ था हमें, तो ये कहाँ से हुआ था? बालाथल से मिला था। उसके बाद में हम देखें कि तो बालाथल यहाँ पे 2 जगह दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पहले ही मिला लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें मिला लेते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी। उसके बाद में हम देखें कि सम्राट अशोक के स्तंभ जो कि कहाँ से मिले थे? बेराट से मिले थे। और कोटि के चावल उत्पादन, तो ये भी कहाँ से मिले थे हमें? तो ये भी जो है यहीं से मिले थे। और बाकी जो है ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत, तो ये जो है बेराट से मिले थे। तो दोस्तों इसमें जो है सम्मिलित पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में जो है थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है हमें बताना है कि कौन कौन से जो इसमें सम्मिलित है और बाकी एक जो इसमें असम्मिलित है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले दिया गया है 11 कमरों का भवन, जो कि कहाँ से मिला था? बालाथल से मिला था। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि सम्राट अशोक के स्तंभ, जो कि बेराट दिया गया है, तो ये भी क्या इसमें सही हो जाएगा। कुछ कोटि का चावल उत्पादन, जो कि 8 दिया गया है, तो ये भी क्या सही हो जाएगा। बाकी इसमें 4 ऑप्शन क्या है इसमें गलत हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमें बताना है। तो हम देखेंगे इसमें कि 1, 2 और 3 क्या इसमें सही है, बाकी 4 ऑप्शन क्या इसमें गलत दिया गया है, क्योंकि त्रिरत्न चक्र के जो चिन्ह युक्त अलंकृत गढ़ हैं वो बालाथल से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा
बेराट से जो है त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिली और यहीं से जो है दीपक, नाचता हुआ मोर, ठीक है, नाचते हुए पक्षी एवं हाथ से बना वस्त्र भी मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा जो है डी इसमें क्या है, अश्वमेध है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने कि कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ध्यान रखिएगा लकड़ी की नालियां जो कि यहाँ से मिली है, अग्निकुंड ये भी मिले हैं, दुर्ग तो इसके अवशेष भी प्राप्त हुए, उसके बाद में नगर की जो है प्राचीर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चारों ऑप्शन इसमें से मिले हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आर्य संस्कृति से संबंधित सभ्यता स्थल नहीं है, ठीक है। तो आर्य से संबंधित हमारा सभ्यता स्थल नहीं है, वो हो जाएगा 9, ठीक है। 9 जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, और इसमें जो है एक तरफ सभ्यता स्थल और एक तरफ जो है उनके उत्खननकर्ता यानी कि खोज करने वाले के नाम दिए गए। तो इसमें से जो है एक असंगत है, वो हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले कालीबंगा में दिया गया है बीवी लाल और बी के थापर, तो ये तो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, इसका तो सही हो जाएगा। आर में दिए गए अक्षय कीर्ति व्यास और आर सी अग्रवाल, तो ये भी क्या है, इसमें सही है। गणेश्वर से जो दिए गए, ठीक है, गणेश्वर के एच पी साकलेट, तो ये क्या इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि गणेश्वर के जो खोजकर्ता थे वो थे रमेश चंद्र अग्रवाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 3 क्या है, गलत है, बाकी 4 क्या है, सही है। बालाथल के जो है वी एस मिश्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें जो है रमेश चंद्र अग्रवाल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 से हमारा बेराट सभ्यता स्थल की खोज या उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन है जो बेराट से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो दिया गया है वीरेंद्र नाथ मिश्र, जो कि इसमें गलत है, ठीक है। बाकी दयाराम सानी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाश नाथ, ये सभी जो है बेराट सभ्यता से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न सभ्यता स्थलों को खोज या उत्खनन की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो व्यवस्थित करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेराट हो जाएगा, सबसे पहले बेराट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखें तो उसके बाद में हो जाएगा हमारा कालीबंगा, ठीक है। 2 पे कालीबंगा हो जाएगा, सॉरी इसमें जो सबसे पहले बेराट होगा, बेराट के बाद में हो जाएगा हमारा कालीबंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आड़ हो जाएगा, फिर हो जाएगा बालातल। तो इस प्रकार से मिलान करेंगे तो ऑप्शन क्या है, डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो बेराट की जो है खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम सानी के द्वारा की गई थी। और सन भी आपको ध्यान रखना है, बेराट की जो खोज की गई थी 1952, ठीक है। 1952 में जो है दयाराम सानी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कालीबंगा की हम बात करें तो कालीबंगा की जो खोज की गई थी 1953 में की गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा में जो है अमलानंद घोष के द्वारा जो है अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद में हम बात करें कि आड़, ठीक है। तो आड़ की कब की गई थी, तो आड़ की जो है 1953 में की गई थी, ठीक है। इसकी भी जो है 1953 में की गई थी और खोजकर्ता इसके थे अक्षय कीर्ति व्यास। जबकि हम बालातर की अगर बात करें तो बालातर की जो खोज हुई थी 1993 में की गई थी वी एन मिस्र के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है सन भी। प्रश्न नंबर 40 है दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जाएंगे हमारा हार्ड। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए, तो ध्यान रखिएगा ये हुए थे बेराट। 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा हाड़वासी जो है मृतक को जो आभूषणों के साथ दफनाने का कार्य करते थे। किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता, तो ईंटों का जो है प्रयोग नहीं होता था, ये बात है किस सभ्यता से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा गणेश्वर में, ठीक है। गणेश्वर में जो है अधिकतर पत्थर के बांध प्राप्त हुए, तो यहाँ से जो है लोगों ने जो है पत्थर के मकान भी बनाए थे। तो इस प्रकार से जो है गणेश्वर क्या इसमें बिल्कुल सही जाएगा। 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, ठीक है। तो गणेश्वर हो जाएगी हमारी ताम्र या कांस्य युगीन। 45 नंबर का क्वेश्चन है भीम डुंगरी गणेश डुंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो डुंगरी दी गई है ये बेराट सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है इससे संबंधित है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं।
धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, धूलकोट का संबंध किससे हो जाएगा? हमारा आर्ट से हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से जो चबूतरे प्राप्त हुए वो किससे संबंधित, किससे निर्मित है? तो मिट्टी के ईंटों से। ठीक है, मिट्टी की जो ईंटें थी इनसे निर्मित है। दोस्तों इसमें जो है आपको, आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो है इतिहास के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसमें आप ऐसा ना सोचें कि इसमें इसी तरह के वहाँ क्वेश्चन आपको अधिक मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो है एवरेज आपको देखने को मिला है, क्योंकि मॉडल पेपर में हो सकता है आपको कुछ विषय के ज़्यादा और कुछ विषय के जो है कम देखने को मिले। ठीक है, तो ये जो है वहाँ के एग्जाम पर निर्भर करता है कि किस टॉपिक से जो है कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नहीं सोचना है कि इस पर यहाँ पे जो है ओनली इतिहास के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कृप कृपशन वर्णी मृदबांध कहते हैं? ठीक, तो ये हो जाएंगे गणेशवर से। ठीक है, कौन सी वस्तु या कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी चित्रित मृदभांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, निम्न पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? सत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, इनमें और ये जो कथन दिए गए इनमें में सत्य का चयन करना है। तो सबसे पहले दिया गया है कि कालीबंगा से 5 स्तर का उत्खनन हुआ। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही बात है। फिर दिया गया है कि 8 से 8 बार बस्ती उजड़ने के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो बात तो ये भी सही है। कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों केस में सही हो जाएंगी। खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब प्रकाशित किया गया था? तो डाक टिकट खेजड़ी वृक्ष पर जो जारी किया गया था वो किया गया था 5 जून 1988 को। और ये भी आपको ध्यान रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस भी जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ जो है वृक्ष और एक तरफ जो है उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, तो उनको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वृक्ष, एक तरफ जो वृक्ष दिया गया है तो इसे जो है वृक्ष किसका हो जाएगा? ऑप्शन पर लेग्यूमिनेसी कुल का हो जाएगा। उसके बाद में पक्षी को क्या कहते हैं? तो आर्डियोटिस कहते हैं। पुष्प का हो जाएगा बिग्नोनियासी, और वन्य जीव का हो जाएगा गजेला ब्रेटी। तो इस प्रकार से जो इसमें जो ऑलरेडी क्या है सारे सुमेलित दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन जी सी जो दिया गया है, यानी कि ये जो है ऑलरेडी सभी सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 53 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रोहड़ा निम्न में से किस जिले का पंच गौरव नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जैसलमेर, इसमें क्या है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा एक श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके चिंकारा, शाहीन, गोडावन या फिर मरु लोमड़ी। तो ध्यान रखना आपको कि चिंकारा इसमें क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चिंकारा हो जाएगा श्री गंगानगर का, और सैन कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अलवर का। ठीक है, सैन जो है अलवर का हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें कि गोडाउन, तो गोडाउन हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, ये हो जाएगा जैसलमेर का। उसके बाद में मरु लोमड़ी जो दिया गया है ये हो जाएगा बाड़मेर का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है शुभंकर भी ध्यान रखना है। ठीक है, चिंकारा जो है श्री गंगानगर का शुभंकर है, सैन हो जाएगा अलवर का, और गोडाउन जैसलमेर, मरु लोमड़ी जो है बाड़मेर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, निम्न में से किस राज्य प्रतीक को सबसे पहले राज्य प्रतीक का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो सबसे पहले राज्य प्रतीक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है, राज्य वृक्ष खेजड़ी, जो कि क्या है, राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा हमारा? खेजड़ी हो जाएगा। और इसे जो है कब राज्य वृक्ष घोषित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1983 ईस्वी में किया गया था। और पक्षी जो राज्य पक्षी हो जाएगा हमारा गोडाउन, जैसे 1982 में कब किया गया था? 1982 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसे जो 1982 ईस्वी में जो है क्या दिया गया था? राज्य पक्षी का जो है दर्जा दिया गया था। उसके बाद में हम बात करें कि राज्य पुष्प जो कि रोहिड़ा है, उसे जो 1983 ईस्वी में जो है दर्जा प्राप्त हुआ था। और वन्य जीव जो कि चिंकारा है, इसे कब हुआ था? तो 1983 ईस्वी में। इस प्रकार से जो इनका भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, चिंकारा को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में संरक्षित
संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो ये हो जाएगी प्रथम। ठीक है, चिंकारा को जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत शामिल किया गया है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार चिंकारा का शिकार निषेध होने के साथ ही कानूनी अपराध की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, 57 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ऊंट को पालतू पशु श्रेणी में राज्य पशु कब अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, ऊंट को जो है पालतू श्रेणी में राज्य पशु के रूप में कब शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा 19 सितंबर 2014 को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बास्केटबॉल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बास्केटबॉल के बारे में जो असत्य कथन पूछा गया है, तो सबसे पहले तो दिया गया कि ये बाड़मेर जिले के पंचगौर में जो है शामिल है। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है कि बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया गया। बास्केटबॉल में 12 मार्च 2025 तक राज्य के 4 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड है। ठीक है, तो ये बात इसमें क्या है, गलत है। बाकी इस खेल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, ये बात भी सही है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 12 मार्च 2025 राज्य सरकार राज्य क्रीड़ा परिषद राजस्थान के अनुसार राज्य के 5 खिलाड़ियों को बास्केटबॉल के जो क्या है अवार्ड दिए जा चुके हैं। ठीक है, ये जो है 5 इसमें क्या है गलत है, यहाँ पे क्या है 5 होगा। ठीक है, और 5 कौन कौन से, तो वो भी आपको नाम ध्यान रखने। पहला है श्री खुशीराम, दूसरे सुरेंद्र कुमार कटारिया, तीसरे हनुमान सिंह, और चौथे नंबर के अजमेर सिंह, और 5 नंबर के हो जाएंगे राधेश्याम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सी ऑप्शन क्या इसमें असत्य हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत है। ठीक है, तो अगर आपने जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बताया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केसरिया वालम जो है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा हो जाएगा, केसरिया वालम है। ये मांड लोक गायिका से संबंधित है, और इस गीत को जो प्रसिद्ध मांगी बाई एवं अल्लाह जिलाबाई के द्वारा जो इसे प्रसिद्धि दिलाई गई थी। ठीक है, गोडाउन को रेड डाटा बुक में कब शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन से 2010, 2011, 2012, 2013। तो बताइए, अगर आपने जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया तो आपका बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 2011 इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ICUN। ठीक है, तो ये रेड बुक में से ये शामिल किया गया था 2011 में। 2017 में जो चिंकारा को शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो कहाँ है, बीकानेर में, के द्वारा राज्य वृक्ष की किस संवर्धित किस्म का विकास 2007 में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थार शोभा का। अगला क्वेश्चन है हमारा 62, बास्केटबॉल के लिए राजस्थान के निम्न में से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो नहीं दिया गया पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो खुशीराम को दिया गया है, हनुमान सिंह, और ये भी हो जाएंगे, अभी हमने ऊपर देख लिया है। ठीक है, तो इसमें जो है भवर सिंह यहाँ पे गलत है। ठीक है, बाकी खुशीराम, हनुमान सिंह और सुरेंद्र कुमार कटारिया, इसके अलावा हनुमान सिंह और अजमेर सिंह, राधेश्याम, इनको दिया गया है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है, श्री भवर सिंह को जो है बास्केटबॉल के लिए गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, घूमर नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में कहाँ की गई। तो बताइए, क्या जयपुर में, कलकत्ता, मुंबई या फिर मथुरा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। घूमर को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए जो है संत रामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में की थी। ठीक है, और स्थापना किसने की थी, तो ये ध्यान रखना है, महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी के द्वारा। आपरी मिश्रण का उपयोग निम्न में से किस राज्य चिन्ह के चार के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता है। तो यानी क्या हेलेड इसमें क्या सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोडाउन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा जयपुर। ठीक है, गोडाउन पर जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा जयपुर में हुआ था। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1980 में जो है जयपुर में गोडाउन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। ठीक है, सन भी आपको ध्यान रखना है कब हुआ था, 1980 ईस्वी को हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, PM ई विद्या योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही पूछा गया है,
तो तय में जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है। राजस्थान में इसका संचालन RSCRT के का अजमेर केंद्र करता है। ठीक है, राजस्थान में इसका जो संचालन किसके द्वारा किया जाता है? RSCRT के द्वारा किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला है, राजस्थान में RSCRT द्वारा प्रकाशित छात्र कैरियर मार्गदर्शन पुस्तिका है। तो बताइए क्या सारथी, समर्थ, सफर या फिर आधा फूल? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सफर। सफर जो है RSCRT द्वारा, ठीक है, क्या दिया गया है? RSCRT द्वारा प्रकाशित छात्र कैरियर मार्गदर्शन पुस्तिका है। ठीक है, सफर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ घर से सीखे कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो सभी जो है इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है आपको इसका आंसर बताना है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया अक्टूबर 2020, ठीक है, अक्टूबर 2020 वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। इस्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत 26 अक्टूबर 2020 को जो है आओ घर से सीखें कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद में जो है इस्माइल 2.0 को 2 नवंबर 2020 को लागू किया गया था। ठीक है, इस्माइल 2.0 को जो है 2 नवंबर 2020 को लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो बताइए क्या प्रत्येक प्रत्येक शुक्रवार या फिर शनिवार? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रत्येक शनिवार को जो है हवा महल कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो ये क्या है, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण जो है लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने के लिए रेडियो प्रसारण कार्यक्रम हवा महल का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और RSCRT उदयपुर के द्वारा ये जो है प्रसारित किया जाता था, और इसकी शुरुआत 2 मई 2020 से प्रत्येक शनिवार को की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शुरुआत जो है 2 मई 2020 को की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉन्विजीनियस ऐप को प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो बताइए क्या इस्माइल के अंतर्गत, इस्माइल 2.0 के अंतर्गत, इस्माइल 3.0 के अंतर्गत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस्माइल 3.0 के अंतर्गत जो है कॉन्विजीनियस ऐप को जो है प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में इस्माइल 3.0 के अंतर्गत कंटेंट एवं क्यूज, ठीक है, व्हाट्सएप पर न भेजकर कॉन्विजियंस जो ऐप बना गया है इस पर भेजी जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 से 12 तक कुल कितने मिनट का प्रसारण होता है? ठीक है, क्या 15 मिनट, 17 मिनट, 19 मिनट या फिर 21 मिनट? तो सभी जो है भावी अध्यापक अपना जो है आंसर ये बताएंगे। आपका जो है उत्तर की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, सभी आप जो है इसका आंसर बताएं कि कौन सा राइट होगा। तो लगभग जो है सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि ये जो है लगभग 20 मिनट जो है प्रसारित किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 11 मई 2020 को किया गया। ठीक है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए प्रत्येक सोमवार से शनिवार, ठीक है, 55 मिनट की कुल अवधि का रेडियो प्रसारण प्रसारित किया जाता है। ठीक है, जिसकी प्रसारण सामग्री जो है कितनी होगी? तो ये आपको ध्यान रखना है 20 मिनट होगी। ठीक है, और 9 से 12 के लिए दिया गया है, इसलिए जो है कितनी होगी? 20 मिनट होगी। 20 या 21 मिनट आप इसको बोल सकते हो। बाकी 1 से 2 कक्षा के लिए आपसे पूछा जाए तो 1 से 2 के लिए जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15 मिनट। कक्षा 1 से 2 हो जाएगी इसमें। कक्षा 1 और 2 के लिए जो है 15 मिनट ये प्रसारण होता है। बाकी 3 से 8 पूछा जाए तो 3 से 8 में हो जाएगा 19 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से 8। 3 से 8 में जो है 19 मिनट जो है प्रसारण होता है, और 9 से 12 के लिए 20 मिनट होता है। ठीक है, बेहतर नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि विद्यालय में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट इस्माइल का विस्तारित रूप है। ठीक है, यानी कि इस्माइल का जो है पूरा नाम यहाँ पे आप पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा पूरा नाम हो जाएगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन पहला क्या इसमें सही हो जाएगा, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट जो है इस्माइल का पूरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये। बेहतर नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस कार्यक्रम का ध्येय वाक्य। ठीक है, बस्ता मुक्त दिवस का जो है वाक्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो ध्येय वाक्य क्या हो जाएगा, संभावनाओं का शनिवार। ठीक है, ऑप्शन सी क्या इसमें सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा नो बैक डे की थीम संभावना का
शनिवार है। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो है उद्घाटन 20 फरवरी 2020 को किया गया था। ठीक है, उद्घाटन कब किया गया था? तो 20 फरवरी 2020 को किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। 2020 में जो है बस्ता मुक्त दिवस, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो है प्रत्येक शनिवार को अलग अलग थीम पर जो है आयोजित होता है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम शनिवार की जो थीम क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान को पहचानो। सेकंड शनिवार की थीम भाषा कौशल विकास। तृतीय शनिवार की थीम खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। चतुर्थ शनिवार की मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और पांचवें शनिवार की थीम रखी जाती है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। ठीक है, तो ये 5 शनिवार में जो है अलग अलग थीम के माध्यम से जो है इसे आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, निपुण भारत कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष देश तक देश का प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 तक मूलभूत साक्षरता का एक संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर सके। तो इसमें जो है क्या पूछा गया है, निपुण भारत कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष तक देश का प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर सके। तो ये कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2026 और 27 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निष्ठा कार्यक्रम के चरणों को उनके प्रशिक्षण मॉडल से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले दिया गया कि निष्ठा 1.0। ठीक है, तो निष्ठा 1.0 को जब मिलाएंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन सेकंड, ठीक है, निष्ठा 2.0, तो ये हो जाएगा हमारा माध्यमिक स्तर शिक्षण, माध्यमिक स्तर शिक्षक शिक्षण हो जाएगा। उसके बाद में निष्ठा 3.0 में हो जाएगा हमारा निपुण भारत, एक निपुण भारत के लिए एक निष्ठा। और 4 में हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दीक्षित राजस्थान का आयोजन कब किया गया? तो ध्यान रखना है, इसका जो है आंसर हो जाएगा 20। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, 2025 का क्वेश्चन है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान का आयोजन कब किया गया है? तो 21 से 22 जनवरी 2025 में से आंसर हो जाएगा। दीक्षा कार्यक्रम का सही विस्तारित रूप है, ठीक है, दिशा जो फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज शेयरिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है, दीक्षा वेब पोर्टल को जो है 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया। दीक्षा के लॉन्च होने के बाद पाठ्य पुस्तकों में QR कोड लगाए गए। ठीक है, दीक्षा वेब का जो है लॉन्च कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 5 सितंबर 2017 को जो है इसे लॉन्च किया गया था। 78 क्वेश्चन है, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल कार्यक्रम को पहचानिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा निष्ठा। ठीक है, निष्ठा की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा निष्ठा। निम्न में से कौन सी पहल राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षिक सुधार के लिए प्रारंभ की गई है? ठीक है, बताइए, क्या प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स, यूडाइस प्लस, सगुनोत्सव, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हाल ही में जो पूर्ववर्ती मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स, ठीक है, जिसे जो है शॉर्ट में PGI बोला जाता है, उसके द्वारा जो है यूडाइस प्लस, विद्यालय ऑडिट और राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण जैसे नवाचार किए गए। तो इस प्रकार से जो इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि रोजर्स के अनुसार शैक्षिक नवाचार के कितने चरण हैं? ठीक है, तो इनके अनुसार जो है 5 चरण है। और वो 5 चरण कौन से, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ज्ञान, अनुनय, निर्णय और कार्यान्वयन, और 5 हो जाएगा पुष्टि। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल में चंडीगढ़ के मोहाली में आयोजित ऑल इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में गर्विक्स राज श्रीमाली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इनका संबंध किस जिले से है? ठीक है, क्या जयपुर, कोटा,
चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो ये हो जाएंगे उदयपुर के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ के मोहाली में आयोजित ऑल इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले गर्विश के राज श्रीमाली का संबंध कहाँ से हो जाएगा? उदयपुर से हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्न में से पंच गौरव में शामिल नहीं है, ठीक है। क्या एक उपज, एक योजना, एक खेल या फिर एक उत्पाद? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा एक योजना, जो कि इसमें शामिल नहीं है। बाकी एक उपज, एक खेल और एक उत्पाद ये भी है, लेकिन ये जो दिया गया है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेमरा समिति हाल में चर्चा का विषय रही, इसका संबंध किस मुद्दे से है, ठीक है। तो इसका जो है किस मुद्दे से संबंधित, ध्यान रखिएगा, वेतन विसंगति से है, ठीक है। खेमरा समिति का जो है किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा वेतन विसंगति। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के वेतन में जो है विसंगतियों को दूर करने और वेतन ढांचे में सुधार करने तथा अतिरिक्त पदोन्नति देने संबंधी निर्णयों की समीक्षा के लिए गठित की गई थी और समिति द्वारा हाल ही में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना आपको। नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान हाल ही में किस जिले में संचालित किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो ये जो अभियान चलाया गया था ये चलाया गया है डूंगरपुर में, ठीक है। 7 दिसंबर 2024 को पंचकुला में प्रारंभ 2 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो शामिल किए गए 5 जिले किए गए शामिल, ठीक है। और 5 जिले जो है कौन कौन से वो भी ध्यान रखना है। पहला हो जाएगा बारा, फिर कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद। ये 5 जिले जो है पंचकुला जो अभ्यारण्य, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में 3 आर में शामिल नहीं है, ठीक है। पहला है पूर्ण, दूसरा जिम्मेदार, तीसरा प्रतिस्थापन और चौथा दिया गया तैयार। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है शामिल नहीं है हो जाएगा प्रतिस्थापन, ठीक है। बाकी इसमें पूर्ण हो जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपको ध्यान रखना है 3 आर का क्या होगा? एक पहले तो आपका आर हो जाएगा रिप्लेट, ठीक है। रिप्लेट यानी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, और तीसरे आर का जो हो जाएगा रेडी। रेडी का अर्थ होता है तैयार। तो इस प्रकार ये हमारा सही आंसर होगा। आभा आईडी बनाने में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आभा आईडी बनाने में जो प्रथम स्थान पर रहे वो रहा है जयपुर, ठीक है। दिसंबर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है राजस्थान आभा आईडी बनाने में भारत में 2nd नंबर पर रहा है, ठीक है। भारत में कौन सा स्थान रहा है इसका? दूसरा रहा है राजस्थान का। जबकि राजस्थान के जिले वार आंकड़े के अनुसार जो है प्रथम 4 जिले रहे और 4 जिले में जो सबसे पहले जयपुर, उदयपुर, अलवर और नागौर रहे हैं, ठीक है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, कोप 16 में निम्न में से किसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? ठीक, ऑप्शन है सौम्या गुज्जर, वासुदेव देवनानी, शर्मिष्ठा चटर्जी, नारायण लाल गुज्जर। तो बताइए दोस्तों कोप 16 में जो है किसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नारायण लाल गुज्जर जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो कहाँ के राजसमंद के, ठीक है। राजसमंद के नारायण लाल गुज्जर ने रियाद यानी कि यूएई में, ठीक है, 16 कोप सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। ये आपको याद रखना है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई है? तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी काउंसिलिंग की जो काउंसिल, ठीक है, जीएस 55वीं बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? जैसलमेर में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 20-21 दिसंबर 2024 को हुई थी। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। तो ये पार्क किस जिले स्थान पर लगाया जा रहा है? तो सभी जो है अपना आंसर बताएंगे कि सबसे बड़ा सोलर पार्क का शिलान्यास किया गया है और ये जो पार्क है ये किस स्थान पर है? ऑप्शन से रनखार, पुंगल, बड़ला या फिर दमोतारी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, पुंगल। पुंगल इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर जिले के पुंगल में जो है 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है और इसका जो है ऑनलाइन शिलान्यास श्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को जयपुर के दादिया से किया था, ठीक है।
और ये पार्क राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है 2000 मेगावाट की एक क्या है 2 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, ठीक है। यानी कि 2 मेगावाट की 2000 मेगावाट की यानी कि 2 इकाइयाँ स्थापित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक इकाई 1000 की है, तो इस प्रकार से आप 2 से इंटू करेंगे तो 2000 की जो है यहाँ पे इकाइयाँ स्थापित की गई है। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संधि की जो है गलत है, ठीक है। किस शब्द में संधि गलत है पूछा गया है। सबसे पहले अतः प्लस एव दिया गया और इसमें जो है अतः दिया गया, तो ये तो गया बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में दिया गया मम प्लस इतर ममेतर दिया गया, तो ये भी सही है और ये भी सही है। अक्ष प्लस उहिनी, ठीक है, अक्षोणी, ये भी सही है। नव प्लस उड़ा जो दिया गया है नवोड़ा, ठीक है, तो ये तो क्या इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। नव प्लस उड़ा तो क्या इसमें सही है, लेकिन इसमें जो है मात्रा कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। न ओ डा, ठीक है, नवोड़ा इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसमें जो है 2 मात्रा देने के कारण ये क्या है हमारा अशुद्ध हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में सही संधि है। अब क्या पूछा है, सही पूछा है। सबसे पहले रमा प्लस इस दिया गया है, ठीक है, तो रमा प्लस इस दिया गया है, तो ये तो क्या इसमें गलत है, ठीक है, क्योंकि राम प्लस इस दिया गया है, तो ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है रमा प्लस इस होता है, ठीक है, रमा प्लस इस होगा ये, तो इस प्रकार से जो है ये राम गलत दिया है यहाँ पे। उसके बाद में उत्तर प्लस अयन दिया है, ठीक है, उत्तरायण दिया गया है, तो ये भी क्या इसमें गलत है, उत्तर प्लस अयन होता है, ठीक है, तो उत्तर प्लस अयन से क्या होगा हमारा उत्तरायण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3rd नंबर पे पितृ प्लस आज्ञा पितराज्ञा दिया गया है, तो पितराज्ञा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। पितराज्ञा क्या है इसमें सही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, सही पूछा है, तो पितराज्ञा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि प्लस अर्थ दिया गया है जो कि गलत है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। रमेश में कौन सी संधि है, तो रमेश में हो जाएगी गुण संधि, ठीक है, रमेश में गुण संधि हो जाएगी। और उत्तरायण में जो हो जाएगी वो हो जाएगी दीर्घ, ठीक है, उत्तरायण में दीर्घ संधि होगी। फिर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर 3rd में जो है पितराज्ञा, तो इसमें हो जाएगी यण, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है सही है। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है, वृद्धि संधि का उदाहरण तो आपको इसमें से आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो इसमें 2 मात्राएं आपको देखने को मिलती है, तो इस प्रकार से जो सदैव सदैव इसमें बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सदा प्लस एव इसमें जो है संधि विच्छेद होगा और वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। और यहाँ पे जो महोदय दिया गया है, तो महोदय का में जो है संधि पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में महोदय का जो विच्छेद होगा महा प्लस उदय। फिर हम बात करें कि सर्वेक्षण दिया गया सर्व प्लस इक्षण, ठीक है, तो इसमें हो जाएगी गुण, ठीक है, इसमें तो हो जाएगी गुण संधि। उसके बाद में अभिस्सा जो कि अभि प्लस इच्छा बनेगा और इसमें जो है दीर्घ संधि होगी, ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ होगी, तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन सी क्या है अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है मातृनुमति शब्द में संधि है, ठीक है, मातृनुमति, मातृ धन अनुमति यानी कि मातृनुमति, और संधि इसमें हो जाएगी हमारी कौन सी हो जाएगी, यानी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगी। 95 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि से निर्मित शब्द हैं, ठीक है, तो विसर्ग संधि से निर्मित हमारा शब्द हो जाएगा मनोनुकल्प, ठीक है, और इसका जब संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा मन धन अनुकूल हो जाएगा, ठीक है, मन धन अनुकूल हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और अत्यधिक में जब संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अधिक, ठीक है, अति धन अधिक होगा, तो इसमें कौन सी होगी, यण होगी, ठीक है, अत्यधिक में जो है यण संधि हो जाएगी। फिर पूछा गया कि उत्तम, तो उद धन प्लस उत उद, ठीक है, उत नहीं होगा, उद धन तम यानी कि व्यंजन संधि हो जाएगी उत्तम में, और तन्मय में जो होगी वो कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। 96 नंबर का क्वेश्चन है विच इज सेंटेंस यूजेस द करेक्ट आर्टिकल, ठीक है, कौन से सेंटेंस में जो है सही आर्टिकल का क्या है प्रयोग किया गया है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है, ठीक है, आई साव एन एलिफेंट इन द जू, ठीक है, तो ये क्या इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन हमारा चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटेंस है उसमें जो है आर्टिकल फिल करने के लिए बोला जा रहा है ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, तो ऑनेस्ट को जब भी हम लिखेंगे तो आ की जानी जो है
इसमें आएगी, ठीक है। ऑनेस्ट इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो पहला अक्षर जो क्या आ रहा है इसमें, स्वर आ रहा है, ठीक है। स्वर आने पर जो है हमेशा क्या प्रयोग करते हैं, हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, इसमें क्या है सही हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें जो है वापस से जो है आर्टिकल फिल करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आई एम मेट यूरोपियन टूरिस्ट, ठीक है। यूरोपियन जब हम लिखेंगे तो यू से स्टार्ट होगा। तो यू क्या है कि व्यंजन होगा, तो व्यंजन पे का यूज होने पर जो है एक हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई मेट ए यूरोपियन टूरिस्ट, इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। 99 है और वापस से जो है आर्टिकल का क्वेश्चन है। आई साउ ब्लैंक वन आइड कैट इन द स्ट्रीट, ठीक है। क्या, यानी कि मैंने अपनी एक गली में जो है कैट को देखा, एक आंख वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वन को जब लिखेंगे, ठीक है, वन, तो वन वापस जो है किससे शुरू हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है। तो इसमें जो है वापस से कौन सा हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। 99 में जो है ए वाला हमारा सही हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इसमें से जो है कौन सा सही है, ध्यान रखिएगा। सही पूछा गया है तो सही हो जाएगा आई नीड डिवाइस, ठीक है। आई नीड डिवाइस इसमें सही हो जाएगा। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम अगले क्लास में देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जो कितने के क्वेश्चन सही हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी किसी प्रकार का आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।